Dear students, in this session, I am going to tell you about the hydrolysis of protein. सीक्वेंसिंग के बारे में अभी तक हम ये देख चुके हैं कि प्रोटीन अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कैरी करती है, अगर उससे मिल के बनी हुई है, तो इंडिविजुअल चेन्स मस्ट बी फर्स्ट सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड। फिर उसके बाद उसमें पॉसिबिलिटी है कि डाइसल्फाइड ग्रुप्स हों, तो डाइसल्फाइड लिंक्स को तोड़ा जाता है और ग्रुप्स को अल्काइलेट किया जाता है। देन एक सैंपल लेके उस प्रोटीन का या जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमने प्योरीफाई की हैं, सेपरेट की हैं, उन पे हम एन टर्मिनल एंड का पता करते हैं बाय द यूज ऑफ एडमन डिग्रेडेशन और सेंगर्स मेथड। अब दूसरे सैंपल पे फिर हम हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो उस पे एन टर्मिनल एंड पता होने पे भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, या दूसरे सैंपल्स पे दोनों काम करते हैं एक्चुअली। एन टर्मिनल एंड पता हो गया, फिर जो स्टेप्स हैं एडमन या सैंगर्स रिएजेंट के, उसके परफॉर्मेंस में भी हम हाइड्रोलिसिस करके आगे की चेन को एनालाइज करते हैं। साइमल्टेनियसली दूसरे सैंपल पे हम पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। कॉम्पोजिशन भी पता करना है हमें कि कितने अमाइनो एसिड्स हैं और हर अमाइनो एसिड कितनी बार प्रेजेंट है। लाइक ग्लाइसिन है तो उसका नंबर क्या है, वो उसके 4 रेजिड्यूज प्रेजेंट है या 5 रेजिड्यूज प्रेजेंट है एंड सो ऑन। कितने रेजिड्यूज ग्लाइसिन के हैं, कितने दूसरे अमाइनो एसिड्स में के हैं, वो पता करने के लिए हम एक नए सैंपल पे, उसी प्रोटीन के नए सैंपल पे या उसी पॉलीपेप्टाइड के एक पॉलीपेप्टाइड के नए सैंपल पे हाइड्रोलिसिस, टोटल हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं और उसका कॉम्पोजिशन डिटरमिन करते हैं। अब इस बात को हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो हमारा एम क्या है? टू ब्रेक डाउन द पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड टू इंक्रीज द फ्री अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स। और द रिजल्टिंग हाइड्रोलाइजेट, जो हाइड्रोलिसिस के बाद वहाँ पे सोल्यूशन बचता है, उसको हाइड्रोलाइजेट कहा जाता है, जो कि पहले से प्रोटीन के डीनेचुरेशन से वो लेस सॉल्युबल हो जाता है, और जब ये हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है, और ये डाइजेस्ट होने में भी आसान होता है। डाइजेस्ट किससे करते हैं? एंजाइम से। अभी आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा होगा कि एंजाइम्स की मदद लेके पॉलीपेप्टाइड की फ्रेगमेंटिंग की जाती है। आप ये देख लीजिए, ये 3 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी हाइड्रोलिसिस की गई। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एलानिन अलग हो गया, ग्लाइसिन अलग हो गया और सिस्टाइन रेजिड्यू अलग हो गया। तो ये हमें ये स्टेप करके कॉम्पोजिशन पता करना है कि इस चेन में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आए हैं, फिर उनकी सीक्वेंसिंग कि वो किस, पहला अमाइनो एसिड कौन है, दूसरा अमाइनो एसिड कौन है, तीसरा अमाइनो एसिड कौन है, कौन सा है, वो बाद में पहले एन टर्मिनल एंड पता किया जाता है, फिर मेथड्स आएंगे सी टर्मिनल एंड पता कर लो, फिर उन सारों को मल्टीपल रिएक्शंस परफॉर्म करके उन सारे रिजल्ट्स को एक साथ एनालाइज करके प्रॉपर सीक्वेंसिंग पता चल जाती है कि ग्लाइसिन सबसे पहले, सॉरी एलानिन सबसे पहले, फिर ग्लाइसिन है और सिस्टीन है। सो हाइड्रोलिसिस कैसे होती है ये देख लेते हैं हम। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एजेंट्स। पहला है एसिटिक एजेंट्स। प्रोटीन्स अपॉन हाइड्रोलिसिस विद कंसंट्रेटेड HCl 6 to 12 नॉर्मल एसिड लिया जाता है और 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 to 20 आवर्स के लिए उसे छोड़ा जाता है। दिस yields amino acids in the form of their hydrochlorides. Undesirable side effects of acid hydrolysis includes the following points: tryptophan, serine, threonine are destroyed.
during acid hydrolysis, and as such this reaction is not used for their isolation. अगर हमें ये अमाइनो एसिड चाहिए, अगर हम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल खाली हमें अमाइनो एसिड प्योरीफाई करना है, तो ट्रिप्टोफेन, सेरीन और थ्रियोनिन के लिए हम ये काम नहीं करेंगे. फिर एस्पार्जीन, ग्लूटामीन आर डीएमिनेटेड टू एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट रेस्पेक्टिवली. तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये आर्जिनिन के फॉर्म में अमाइनो एसिड प्रेजेंट था या ग्लूटामीन के फॉर्म में था, क्योंकि वो इन अपने दूसरे फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में बदल चुका है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के फॉर्म में आ जाता है. इसलिए हम इसमें हाइड्रोलिटिक रिएजेंट से नहीं पता कर सकते. नाउ ग्लूटामिक एसिड अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन to make pyrrolidone 5 carboxylic acid. ये रिएक्शन आप देख लीजिए. ग्लूटामिक एसिड इस तरह से अगर प्रोटीन हाइड्रोलाइज की जा रही है या उसका पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा. तो कहने का ये मतलब है कि ये ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन, ट्रिप्टोफेन, सेरीन और थ्रियोनिन, इन अमाइनो एसिड्स के लिए एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं है, चाहे उनको प्योरीफाई करने का पर्पज़ है, चाहे वो सीक्वेंसिंग करने का पर्पज़ है. तो इनके लिए कुछ और मेथड यूज़ करना पड़ेगा उनके बारे में पता करने के लिए कि वो प्रेजेंट हैं. अदर अमाइनो एसिड्स में अंडरगो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन फॉर्मिंग साइक्लिक एनहाइड्राइड्स और डाइकीटोपिप्रेजीन्स. कुछ और भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड आपस में डिहाइड्रेट करके डाइकीटोपिप्रेजीन बना लेता है. तो जहाँ पे भी ये कहने का मतलब है कि टोटल कॉम्पोजिशन पता करने में ये हिंड्रेंस है. हालांकि हर अमाइनो एसिड अलग भी हो जाएगा. जो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने का एक तरीका है, सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स टूट जाएंगे, सारे अमाइनो एसिड्स अलग हो जाएंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ डीएमिनेट हो जाएंगे और कुछ डिहाइड्रेशंस भी हो जाएंगे. स्टिल हमें पता है कि प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है. दो हर प्रोटीन में ऑल 20 अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी हैं उनमें मैक्सिमम का पता चल जाएगा लिविंग दीज अमाइनो एसिड्स, जिन पे इस तरह का असर पड़ेगा. और अगेन कौन सी नॉर्मेलिटी लें HCl की और टेम्परेचर कौन सा लें और कितने घंटे के लिए हम उनको छोड़ें, वो स्टैंडर्डाइज करने पड़ेगा, जिससे कि डिहाइड्रेशन कम से कम ये वाला डिहाइड्रेशन ना हो. ग्लूटामिक एसिड का तो पता है कि ये हो जाएगा, तो इसको पता किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये वाला डिहाइड्रेशन रोका जा सकता है कि ये ना हो. तो अमाइनो एसिड्स अलग अलग पता कर सकते हैं और ये वाले नहीं पता कर पाएंगे या नहीं प्योरीफाई कर पाएंगे इस तरह से हाइड्रोलाइज करके प्रोटीन को. बाय अल्कलाइन एजेंट्स, तो हाइड्रोलिसिस अल्कलाइन एजेंट्स की प्रेजेंस में भी हो सकती है. प्रोटीन्स में ऑल्सो बी हाइड्रोलाइज विद 2N-NaOH. Alkaline hydrolysis is however less used as it is highly disadvantageous. क्या होता है? Disadvantages क्या है? It leads to destruction of certain amino acids, arginine, cysteine, cysteine, serine, threonine, etc. Also causes loss of optical activity or racemization of amino acids. Optical activity और racemization आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझा दूंगी. अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. आप ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं. देन फाइनल क्या मेथड है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था फॉर क्लीविंग द और फ्रैगमेंटिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो यहाँ पे प्रोटीन्स को, टोटल प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड्स को सीक्वेंसिंग के पर्पज से भी फ्रैगमेंट करना पड़ता है. प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स चूँकि खुद प्रोटीन है, तो वो ज़रा माइल्ड कंडीशंस में एक्ट करते हैं. माइल्ड कंडीशंस में एक्ट करने की वजह से दो
टोटल हाइड्रोलिसिस नहीं होती पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की, येट फ्रैगमेंटिंग हो जाती है और फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं जो कि फर्दर सीक्वेंसिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं. So it is written here that under relatively mild conditions of temperature and acidity, certain proteolytic enzymes like pepsin, trypsin hydrolyze the proteins. Enzyme hydrolysis is used for isolation of certain amino acids like tryptophan. ट्रिप्टोफेन हमने देखा था इससे पहले एसिड हाइड्रोलिसिस में डिस्ट्रॉय हो रहा था. टू इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स विद दिस आर, अब यहाँ पे भी ड्रॉबैक्स आएंगे कुछ. इट रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन टाइम, और भी ज़्यादा 6 से 12 घंटे 20 घंटे से भी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है प्रोटीन को एंजाइम से क्लीव होने के लिए. एंड हाइड्रोलिसिस इज इनकम्प्लीट, ये फ्रेगमेंटेशन होगा बट क्योंकि उनकी साइट स्पेसिफिक हाइड्रोलिसिस होगी, ना कि हर पेप्टाइड बॉन्ड को एंजाइम्स ब्रेक करेंगे. एंजाइम्स स्पेसिफिकली नॉर्मली स्पेसिफिकली क्लीव some peptide bonds. Some common enzymes used for hydrolysis of proteins and their specificity. Name and source: peptide bonds of amino acids cleaved. ये लिस्ट है. लिस्ट आपने प्रीवियस सेक्शन में देखी थी. ट्रिप्सिन, सबमैक्सिलर लेरस प्रोटीएज, काइमोट्रिप्सिन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, V8 प्रोटीएज, ASPN प्रोटीएज, पेप्सिन, एंडोप्रोटीएज, प्रोटीनेज, लाइसिन C. कोई C टर्मिनस एंड पे ब्रेक करता है, एंड नहीं सॉरी, आर्जिनिन के एंड पे, लाइसिन के एंड पे विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और कोई कोई C टर्मिनस एंड पे करता है. इनके एक्शंस हम देख लेते हैं. अगेन यही है कि C टर्मिनस एंड पे करना है. तो सबमैक्सिलरस प्रोटीज क्लीव्स सम phenylalanine arginine bonds. Chymotrypsin जो है कार्बोक्सिल एंड ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज लाइक टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन एंड फिनाइलैलानिन को क्लीव करता है. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस V8 को आइदर 8 ग्लूटामिक एसिड और बोथ एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड एंड पे क्लीव करता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. और ASPN क्लीव्स at amino site of aspartic residue and cysteic acid residue that results from oxidation of cysteic residues generating a limited number of peptide fragments. Pepsin cleaves peptide bonds in amino terminal site of cyclic amino acid residues, tyrosine, phenylalanine and tryptophan. तो इन एंजाइम्स को यूज करके भी कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस की जा सकती है और फिर उनको फर्दर देखा जा सकता है. यहाँ पे ट्रिप्टोफेन इम्पॉर्टेंट है जिसको कि इस मेथड से डिटेक्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि वो और कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो एसिड हाइड्रोलिसिस में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. So these are few steps and their details, and details of chemical reactions, enzymatic reactions which are used in the process of sequencing. So if you like my lectures, please like it, share it and subscribe it. Thank you.